नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम मिश्रा अपने YouTube चैनल वॉरियर जंक्शन पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोगों का एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और यह टॉपिक आप लोगों के उत्तर प्रदेश बंद दरोगा परीक्षा साथ में UPPSC परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बंद दरोगा परीक्षा का जो सिलेबस आप लोगों ने देखा होगा उसमें पहला ही टॉपिक है राष्ट्रीय वन नीति और टोटल 26 टॉपिक हैं, यानी कि हर एक टॉपिक में से कम 3 या 4 क्वेश्चन बनने की संभावना है। लेकिन ऐसा हर एक टॉपिक से पॉसिबल नहीं है कि हर एक टॉपिक से 3 या 4 क्वेश्चन बन पाएँ, इसलिए हो सकता है किसी टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन बने और किसी से 4 या 6 क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। और जो आज आप लोगों का टॉपिक है राष्ट्रीय वन नीति, इस टॉपिक से कम आप लोगों के पेपर में 5 क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। इसलिए आज का आप लोगों का वीडियो थोड़ा सा ध्यान से देखना है और इसको बिल्कुल आप बड़े अच्छे तरीके से आप क्या कर लें, तैयार कर लें, तो उतना ही अच्छा आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिलेगा। चलिए तो बिना देर किए शुरू करते हैं। हेडिंग डाल लेंगे आप लोग राष्ट्रीय वन नीति। राष्ट्रीय वन नीति के बारे में आप लोग साथ में सुनते चलेंगे और नोट भी करते चलेंगे और स्क्रीनशॉट ले लिया करें ताकि आप लोगों को आगे के लिए चीज़ें लिखने में समस्या ना हो। ठीक, तो राष्ट्रीय वन नीति पढ़ने से पहले सबसे पहले तो हम लोगों को पढ़ना चाहिए कि वन है क्या। तो सबसे पहले हम आपको वनों के बारे में बता दें कि वन क्या होते हैं। वन एक प्रकार का जैविक समुदाय होते हैं। वन लिखेंगे, पहले हम लोग धीरे धीरे रूपरेखा बनाएंगे तभी आप लोगों को वन नीति समझ में आ पाएगी। अगर हम सीधा आप लोगों को 1988 1952 में पढ़ाना स्टार्ट कर दें तो समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो वनों के बारे में पढ़ना जरूरी है। यानी वन क्या है, तो वन एक प्रकार का जैविक समुदाय है। जैविक समुदाय यानी कम्युनिटी है। जैविक समुदाय है यानी कम्युनिटी है। और कम्युनिटी का मतलब आप लोगों ने इकोलॉजी या इकोसिस्टम में पढ़ रखा होगा कि जब एक ही स्थान पर किसी एक से ज़्यादा प्रजाति के लोग एक दूसरे के साथ अंतर संबंध या अंतर क्रिया करते हुए रहते हैं, है ना, सर्वाइव करते हैं, तो उसको समुदाय कहा जाता है। सेम वन में एक ही स्थान है, वन है, और एक से अधिक कम्युनिटी के लोग रह रहे, है ना। एक से अधिक कम्युनिटी मतलब आप एक से अलग स्पीसीज़ यानी प्रजाति के लोग रह रहे हैं। जैसे हम आपसे कहें कि वहीं भालू रह रहा, वहीं बंदर रह रहा, वहीं घास है, वहीं आप लोगों का पेड़ है, और वहीं आप लोगों की मान के चलो कोई इंसानों के घर भी बने हुए हैं। तो तमाम सारी कम्युनिटी, तमाम सारे आप लोगों की स्पीसीज़ वहाँ पर रह रही हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हुए रह रही हैं, तो उसको एक जैविक समुदाय कहा जाता है। तो ऐसे ही वन भी क्या है, एक प्रकार का जैविक समुदाय है। वन एक प्रकार का जैविक समुदाय है। यह क्या होता है, यह वन वृक्ष झाड़ी, वन वृक्ष झाड़ी आदि का क्या होता है, आदि एवं घास से युक्त होता है। घास से युक्त होता है यानी इन वनों में पाया जाता क्या है, तो वृक्ष झाड़ी घास से युक्त होता है। साथ ही आप लोगों को पता है यह जो वन होते हैं यह हम लोगों के इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी का क्या होते हैं, आधार होते हैं। तो लिखेंगे यह पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण का आधार होते हैं। यह पारिस्थितिकी, एक लाइन आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पारिस्थितिकी ही शब्द यूज़ हो रहा है, इसका मतलब है यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, साथ में इकोलॉजी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यह पारिस्थितिकी का आधार होते हैं। और आप लोगों को पता है कि वनों से हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, इसलिए यह जैविक संसाधन भी हैं। जीवों के लिए तमाम तरह के संसाधन प्रोवाइड कराता है वन, इसलिए यह जैविक संसाधन भी है। यह क्या है, जैविक संसाधन भी है। साथ में आप लोगों को लिखना है। और अच्छा भाई, हम लोगों ने राष्ट्रीय वन नीति क्यों तैयार की है, वनों जब इतने अच्छे हैं तो इनको भाई परेशान क्यों किया गया, तो हम आपको बताएं परेशान करना या बचाने की ज़रूरत, इतना सब कुछ दे रहे हैं इसलिए तो ज़रूरत है। साथ में आप लोगों ने सुन रखा होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इन वनों का संरक्षण भी ज़रूरी है। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहलाता है कि जैसे जो चीज़ हमने यूज़ कर ली वही हमारे बाद आने वाली जनरेशन भी यूज़ कर पाए, इस तरीके से विकास करना है। इसी तरीके से हमें चीज़ों का दोहन करना है। मान के चलो जैसे हमारे पास मोबाइल है, हम वो मोबाइल चला लें और साथ में इतना सेफ रखें कि आने वाली जनरेशन भी उसको चला पाए। इसका मतलब है वो सब सस्टेनेबल हमने उसका यूज़ किया है, यानी उसको सस्टेनेबल तरीके से डेवलप किया गया था कि एक पीढ़ी बना ले, फिर दूसरी पीढ़ी भी यूज़ कर ले और तीसरी पीढ़ी के लिए भी उसके लिए कुछ बचा रहे, तो वही को सस्टेनेबल। यानी वनों का हमने तो लाभ उठाया, साथ में आने वाली जनरेशन भी उठा सके, इसलिए हम लोगों को उनका संरक्षण करना भी जरूरी है। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इन वनों का संरक्षण जरूरी है। संरक्षण जरूरी हो जाता है। संरक्षण क्या है, जरूरी। ठीक, ये तो हो गया वन। अब आती है नीति। नीति क्या कहलाती है, तो नीति के बारे में भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हम लोग एक एक शब्द पढ़ेंगे तभी जाके हम लोग वन नीति को बिल्कुल आसान बना देंगे। हाँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है परंतु बिल्कुल आसान रहेगा। इसमें आप लोगों को एक नाम मात्र की भी समस्या नहीं रहने देंगे, इस चीज़ की गारंटी हम ले रहे हैं। तो नीति क्या कहलाती है, तो नीति लिखेंगे, नीति विचारों का एक समूह होती है। तो लिखेंगे यह विचारों का, यह ऐसे लिखेंगे, यह
ऐसे लिखो, नीति वह विचार होते हैं, वह विचार होते हैं, नीति वह विचार होते हैं यानी वह आइडिया होते हैं जो किसी कार्य रेखा, जो किसी कार्य रेखा यानी रोड मैप, जो किसी कार्य रेखा के सहारे, जो किसी कार्य रेखा के सहारे संपादित किए जाते हैं। ऐसे आइडिया होते हैं जो किसी कार्य रेखा यानी उसको निश्चित सीक्वेंस में क्या किया जाता है, संपादित किया जाता है, के सहारे संपादित किए जाते हैं, किए जाते हैं। यानी आइडियाज़ का ऐसा समूह, आइडियाज़ का ऐसा समूह जो एक निश्चित रूपरेखा के तहत क्या किया जाए, धीरे धीरे काम को आगे बढ़ा रहे हो, वो नीति कहलाती है। और कोई चीज़ नीति है या नहीं, हमको ऐसे पता कैसे लगेगा या उसकी पहचान कैसे होंगे, तो आप लोगों को बता दें नीति के क्या होते हैं। कोई भी नीति हो, नीति का एक निश्चित उद्देश्य होता है, एक निश्चित उद्देश्य होता है। नीति का क्या होता है, एक निश्चित उद्देश्य होता है। साथ ही साथ आपको बता दें जो उद्देश्य होता है, और यह उद्देश्य प्राप्त करने के लिए नीति के लिए कोई ना कोई टाइम पीरियड भी होता है, यानी नीति की एक निश्चित समयावधि होती है, एक निश्चित समयावधि होती है, समयावधि होती है। क्योंकि देखिए आपके पेपर में 26 टॉपिक हैं, तो हम किसी भी टॉपिक को ऐसे कम हल्का आंक नहीं सकते हैं। जो भी हम लोगों को पढ़ना होगा बड़े अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। तो हमने सिर्फ आप लोगों को इस स्लाइड में क्या बताया कि वन क्या है और नीति क्या है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग वन नीति के बारे में, यानी आप लोगों ने वन पढ़ा और वन भी बता दिए कि वन क्या होते हैं और नीति क्या होती है, ये दोनों बता दिए। यानी अब हम सीधी बात आपसे मुद्दे की बात करें तो जो वन हमें इतना सब कुछ दे रहे थे, उन वनों को बचाने के लिए हम लोगों के कुछ आइडियाज़ होंगे जो कुछ निश्चित समय के लिए और निश्चित तरीके से फॉलो करने होंगे या करवाने होंगे, और साथ ही साथ उनसे कुछ ना कुछ उद्देश्य, उनके कुछ एम रखे जाएंगे। इन सबको मिला जुला रूप ही क्या कहलाती है, वन नीति। तो जो हम लोगों की राष्ट्रीय वन नीति है, इसकी शुरुआत कैसे होती है, शुरुआत क्या स्वतंत्रता के बाद होती है, स्वतंत्रता के पहले? तो इसको हम लोग 3 अलग अलग भाग में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे स्वतंत्रता से पूर्व। सबसे पहले आप लोगों को लिख लेना है स्वतंत्रता से पूर्व। सबसे पहले आप लोगों को लिख लेना है स्वतंत्रता से पूर्व। स्वतंत्रता से पूर्व की आपकी बात की जाए तो स्वतंत्रता से पूर्व में आप लोगों को महत्वपूर्ण बातें क्या क्या याद रखनी है वो हम आपको बता दें कि कुछ आप लोगों के 2-4 फैक्ट ही होंगे, क्योंकि स्वतंत्रता के पूर्व की कहानी हम लोगों के पेपर में ना के बराबर पूछे जाने के चांसेस हैं, लेकिन आप लोगों को पता होनी चाहिए। सबसे पहले पूछा जाएगा भारत के लिए पहला वन अधिनियम कब आया? भारत के लिए पहला वन अधिनियम मतलब आप लोगों को पता है जिस तरीके से भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, ये तमाम सारे आप लोगों के अधिनियम आया करते थे, एक्ट आया करते थे, जिसमें कुछ नियम कायदे कानून होते थे जो अंग्रेज बनाते थे और भारतीय फॉलो करते थे। ऐसे ही ये भी एक अधिनियम था, एक कानून था जो अंग्रेज़ों ने बनाकर भेजा था और भारतीयों को फॉलो करना था। ये कब भेजा गया था? 1865 में। लेकिन जब ये अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया, इससे फ़ायदा किसको है? अंग्रेज़ों को। इसलिए हमसे पेपर में नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा भारत में पहली बार वन नीति बनाने का प्रयास, पहली बार वन नीति बनाने का प्रयास, यानी भारत के लिए पहली बार वन नीति का प्रयास कब किया गया? 1878 में। अब 1878 में प्रयास किया गया तो फेल क्यों हो गई? तो आप लोग लिख सकते हैं, इसमें लिखेंगे, इसी के साथ इसमें सब पॉइंट बना के लिख लेंगे आप लोग। यह नीति वनों के संवर्धन के लिए कम, वनों के संवर्धन पर कम, यानी वनों को बढ़ावा देना, वन लगाना, वनों की रक्षा करना, इन चीज़ों पर कम, या नीति वनों के संवर्धन पर कम एवं वनों के दोहन पर अधिक बल दे रही थी। वनों के दोहन पर अधिक बल दे रही थी। क्यों दे रही थी? क्योंकि हम लोग अंग्रेज़ों के गुलाम थे। अंग्रेज़ चाह रहे थे कि भारत में जितने सारे वन हैं और उनसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है वो ब्रिटेन वालों को मिले। यानी वो क्या करना चाह रहे थे? दोहन करना चाह रहे थे। भाई जिसको दोहन करना हो वो विकास थोड़ी कर पाएगा। तो वनों के संवर्धन पर कम और वनों के दोहन पर अधिक बल दे रही थी, बल देने वाली थी। ठीक है, बल देने वाली थी। इसलिए इस चीज़ का कोई फ़ायदा न मिल सका, ना भारतीयों को ना अंग्रेज़ों को। यह नीति फेल हो गई। अब आती है भारत में पहली वन नीति कब आई? तो लिखेंगे भारत की प्रथम वन नीति। जब वन नीति का क्या था? पहली बार वन नीति बनाने का प्रयास लिखेंगे। यहाँ पर क्या है आपका? प्रयास। भारत की प्रथम वन नीति कब आई?
प्रथम वन नीति, तो आप लोगों ने ये तो बहुत जगह आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि कब आई, तो 1894 में। भारत की प्रथम वन नीति कब आई, 1894 में। अब इसकी प्रमुख बातें आप लोगों को बता दें, तो इस वन नीति की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी, इस वन नीति की सिफारिश किसने की थी, तो वोल्कर समिति के द्वारा की गई थी। WOEL वो VOELKAR वोल्कर कमेटी या वोल्कर समिति के द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी। और वोल्कर समिति का गठन कब हुआ था, 1893 में गठन हुआ था। 1893 में इन्हें रिपोर्ट सौंप दी और इन्हें बताया कि जंगलों की तो अंधाधुंध कटाई चल रही है, भारतीय तो करते ही करते हैं भाई, वो तो क्योंकि उस समय हम लोगों के यहाँ गैसों की व्यवस्था नहीं थी, चूल्हे से ही हम लोग भोजन बनाना और तमाम सारे काम किया करते थे, तो लकड़ी बहुत ज़रूरी थी, हम लोगों की प्राइमरी नीड हुआ करती थी लकड़ी, और लकड़ी के लिए हम लोग क्या थे, जंगलों पर आश्रित थे। तो भारतीय तो लकड़ी अपने जीवन यापन के लिए काटते थे, अंग्रेज उनके व्यापार करने के लिए काट रहे थे। तो ये तमाम सारी चीज़ें 1894 में बड़े अच्छे तरीके से लोगों को समझ में आने लगी थी। तो वोल्कर समिति बनाई, वोल्कर समिति ने इस तरीके का कुछ सिफारिश की, जिससे भारतीय वन नीति 1894 क्या हुई, अस्तित्व में आई। ठीक है। अच्छा, इसमें तो वनों के दोहन पर बल दिया गया था, इसमें किस बात पर बल दिया गया, तो आप लिख सकते हैं यह पहली वन नीति थी, यह पहली वन नीति थी जिसमें वनों के विकास पर बल दिया गया, जिसमें वनों के विकास पर बल दिया गया, विकास पर बल दिया गया, वनों के विकास पर बल दिया गया। अब वनों के विकास पर बल दे दिया गया, साथ ही साथ इसमें और आप लोगों को क्या लिखना है कि इस जब वन नीति आई तो इसमें भाई रोक लगाई गई, यानी पेड़ों को काटने से इस पर रोक लगाई गई। तो क्या सबके लिए लगाई गई, अंग्रेजों पर लगाई गई या भारतीयों पर? अगर मान के चलो भारतीयों पर लगा दी जाती तो उनका तो जीवन ही भाई एकदम नरक के समान हो जाता, क्योंकि हम लोगों के लिए तो महत्वपूर्ण विषय या महत्वपूर्ण चीज़ ही कौन हुआ करती थी, लकड़ी। तो इसमें लिखेंगे भारतीयों को या स्थानीय लोगों को प्राथमिकता प्रदान की गई, स्थानीय लोगों को प्राथमिकता प्रदान की गई। कहाँ पर, वनों पर प्रदान की गई। स्थानीय लोग वनों को अपने हिसाब से मतलब उसका यूटिलाइज कर सकते हैं, और भाई व्यापार के लिए एक निश्चित लिमिट तक का ही आप लोग यूज़ कर पाएंगे। स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी गई। और सच कहें तो इस वन नीति में आप लोग, अंग्रेजों ने क्या किया था, वनों की तरफ बिल्कुल भी रुझान नहीं था। यह वो समय था जब भारतीयों से नील की खेती कराए जाने के या तमाम सारी खेतियों की तमाम सारी उनकी ज़मीनों पर अपने हिसाब से फसल उगवाई जा रही थी। यानी अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य वन नहीं अपितु भारतीय कृषि को निशाना बनाना था, भारतीय कृषि को निशाना बनाना था। मतलब उनके एम पर कौन था, भारतीय कृषि, यानी इंडियन एग्रीकल्चर उनके निशाने पर हुआ करती थी। भारत की प्रथम वन नीति 1894 में आप लोगों को सिर्फ इतनी बातें याद रखनी है कि वोल्कर समिति के पर बनाई गई, और इसमें पहली बार ऐसी नीति थी जिसमें वनों के विकास पर बल दिया गया और साथ में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी गई। अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य वन नहीं बल्कि भारतीय कृषि को क्या था, वो बनाना था, निशाना बना था। और उसके पहले हम आपको बता चुके हैं भारत के लिए पहला वन अधिनियम कब आया, तो 1865 में पहला पूछा जा रहा है। और भारत में पहली बार वन नीति बनाने का प्रयास 1878 में किया गया। साथ में अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हम लोगों ने कब देखा, स्वतंत्रता से पूर्व। अब क्या होता है, इस तरीके से आगे चलिए बातें, कुछ एक दो बातें और हैं आप लोगों को, वो भी हम आप लोगों को यहीं बताए दे रहे हैं ताकि आप लोगों को एक बार में ही सब कुछ क्लियर हो सके। ठीक है, ये अलग से आप लोग पॉइंट बनाकर लिख लेंगे कि जैसे 1893-94 में होगा, एक साल आता है 1906। 1906 में क्या होगा, भारतीय वन प्रबंधन, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, वन प्रबंधन नहीं होगा यहाँ पर, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। कब, 1906 में। पेपर में पूछा जा सकता है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई, 1906 में। लेकिन साथ ही साथ पूछा जाएगा कि कहाँ पर है जे, तो देहरादून में की गई। और देहरादून इस समय किस स्टेट में पड़ता है, तो यूके मतलब उत्तराखंड, ना कि यूनाइटेड किंगडम। तो कहाँ पर पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। 1906 में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। आपसे पूछा जाएगा, अब आता है भारतीय वन अधिनियम कब आया, भारतीय वन अधिनियम। वन अधिनियम मतलब
आप लोगों ने सबसे पहले ऊपर पढ़ा देखा होगा कि जो हमने 1865 बताया, वो अंग्रेज़ों का, भाई सीधी बात है, वो वैसे ही था जैसे हम लोगों के लिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट है। मतलब कि सिर्फ नाम भारतीयों का था या भारत के लिए था, काम उसके लिए, लेकिन वास्तव में हम लोगों को 1773 1894 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के बाद में, यानी 1919 1935 के जिस तरीके से अधिनियम महत्वपूर्ण साबित हुए, ऐसे ही भारतीय वन अधिनियम जो हम लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बना, वो कौन सा था? 1927 का। 1927 का सबसे महत्वपूर्ण बना वन अधिनियम 1927। इसके तहत क्या हुआ, वन जो हुआ करते थे आप लोगों के राज्यों के अधीन हुआ करते थे, यानी प्रांतीय गवर्नरों के। और उस समय तक तो भारत के प्रांतों पर किसका अधिकार या किसका वर्चस्व छाने लगा था भारतीय राजनीति पर? तो भारतीय, यानी प्रांत किसके अधीन हुआ करते थे? भारतीयों के अधीन, है ना। भारतीयों के अधीन मतलब उसमें भारतीयों के हस्तक्षेप ज़्यादा हुआ करता था, यानी भारतीय वन अधिनियम, इसमें क्या हुआ करता था? वन प्रांतों के अधीन थे, प्रांतों के अधीन थे। प्रांतों के अधीन का मतलब होता है स्टेट गवर्नमेंट के अधीन थे। ठीक, कब? 1927 में वन अधिनियम 1927 के तहत। ये आप लोगों की आज़ादी के पहले की बात होती है। अब आज़ादी के बाद की बात के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। आज़ादी के बाद चलिए हेडिंग डालेंगे आज़ादी के बाद, यानी स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद की बात करें हम आपको, तो स्वतंत्रता के बाद यानी आप सीधा पहला ही बिंदु लिखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण, अब तक की सबसे महत्वपूर्ण लाइन हम आपको कहें तो वही रहेगी, स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति। स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति। स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कब आई? 1952 में। स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कब आई? 1952 में आई। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कब आई, तो आप लोगों को पता होना चाहिए 1952 में आई। अब इसके इस वन नीति के आप लोगों को महत्वपूर्ण बिंदु लिख लेने हैं। वो बिंदु कौन कौन से हैं लिखेंगे? इस वन नीति के तहत, इस वन नीति के तहत भारत के सभी वनों को या भारत के संपूर्ण वन को 4 भागों में बांट लिया गया। 4 भागों में बांटा गया। 4 भागों में क्या हुआ? बांटा गया। वो 4 भाग कौन कौन से हुआ करते थे, तो हम आपको बता दें, 4 भागों में बांटा गया। इन चारों भागों के आप लोगों को सिर्फ नाम याद रखने हैं। वो 4 भाग कौन कौन से हुआ करते थे? सबसे पहले हुआ करता था आपका कंजर्व्ड फॉरेस्ट। कंजर्व्ड फॉरेस्ट कौन सा हुआ करता था? कंजर्व्ड फॉरेस्ट। दूसरा हुआ करता था आप लोगों का नेशनल फॉरेस्ट। नेशनल फॉरेस्ट। तीसरा आप लोगों का हुआ करता था रूरल फॉरेस्ट। रूरल फॉरेस्ट। और चौथा आप लोगों का हुआ करता था, वो हुआ करता था ट्री लैंड। ट्री लैंड, है ना। तो इसको कहा जाता था हिंदी में रोपित वन। रोपित वन। रूरल को ग्रामीण वन, नेशनल को राष्ट्रीय वन, अगला रहेगा आपका कंजर्व्ड को कहा जाता था संरक्षित वन। संरक्षित वन। आप लोगों को इन वनों के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि आपसे पेपर में सिर्फ और सिर्फ यही पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा प्रकार नहीं था या निम्न में से कौन सा प्रकार था, या इनको भाई आप लोग थोड़ा सा एक एक लाइन में परिभाषित अगर करने हो चाहें तो हम आपको बता सकते हैं कि कंजर्व्ड फॉरेस्ट यानी संरक्षित वन, नाम से ही संरक्षित है, यानी इसको पूरी तरीके से कंजर्व रखा गया है। अगर मतलब इसके अंदर ऐसे वनों को रखा गया है जिसमें हस्तक्षेप करने से भारत की भौगोलिक स्थिति, भौतिक संसाधन और साथ ही साथ भारत की जलवायु पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। यानी भारत की भौगोलिक स्थिति, जलवायु, भौतिक संसाधनों को प्रभावित करने वाले जो वन क्षेत्र थे उनको किस में रख दिया गया? कंजर्व्ड में। तो इसमें ना तो सरकार कोई हस्तक्षेप करेगी और ना ही सरकार की मर्जी के बिना हम आप लोग यानी आम जनमानस जो होता है वो हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। अर्थात संरक्षित वन में सरकार की अनुमति के बिना किसी भी तरह का हस्तक्षेप वर्जित है। राष्ट्रीय वन में वनों का वह क्षेत्र जिसको सरकार क्या करती है, सरकार अपने अंतर्गत ले लेती है। अपने अंतर्गत लेने का मतलब है जैसे वो राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दे, उसे नेशनल पार्क बना दे, उसे टाइगर रिजर्व बना दे, उसे
एलिफेंट रिजर्व बना दे, उसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दे, कुछ भी बना दे, ऐसे सारे वनों को नेशनल फॉरेस्ट करते हैं। यानी वनों का वह क्षेत्र जिसका प्रयोग सरकार अपने फ़ायदे के लिए करती है। अपने फ़ायदा यानी कि जानवरों का फ़ायदा हो या वो सरकार का फ़ायदा हो, पर्यटन के हिसाब से सरकार का फ़ायदा हो, तो ऐसे वनों को नेशनल फॉरेस्ट कहते हैं जो राष्ट्रीय आय का सोर्स बन सकते हैं। रूरल फॉरेस्ट वो हैं जिन पर ग्रामीणों का जीवन आश्रित होता है। गाँव के लोग वनों से न सिर्फ लकड़ियाँ बल्कि वहाँ से फल और सब्जियाँ, इसके साथ साथ वहाँ से और बहुत सारे वन्य उत्पादों का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भैया गांव के जो वन हैं जिन पर ग्रामीणों को प्राथमिकता दी गई है उनको ग्रामीण वन कहा गया। ट्री लैंड यह रोपित वन हुआ करते थे। रोपित वन का मतलब होता है जैसे कहीं हम लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं, बाद में वही एक छोटे छोटे से क्या बन गए, एक वृक्षावरण क्षेत्र बन गया, उसको वन रोपित यानी ट्री लैंड कहा जाता है। ये तो हो गए इस वन नीति के भाई प्रमुख कार्य इसमें बांटे गए। इसके साथ ही इस वन नीति के आप लोगों को कुछ प्रमुख उद्देश्य भी लिखने हैं। यहाँ हम आपको लिखाना स्टार्ट किए दे रहे। स्वतंत्रता के बाद की कहानी है, इसको आप लोग यहाँ डालेंगे। अगली हेडिंग आप लोगों की पड़ेगी उद्देश्य। किस नीति के? 1952 की नीति के क्या थे उद्देश्य? क्या उद्देश्य क्या थे इस नीति को भाई लाए क्यों? कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है भाई। हम कोई भी काम भी करें तब उसका निश्चित कोई ना कोई उद्देश्य होता है। जैसे हम अगर अब आपको क्लास दे रहे हैं तो इसका उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को पेपर में बेहतर प्रदर्शन है ना। तो उद्देश्य इसका क्या होता है? सबसे पहला उद्देश्य आप लोगों को लिखना है इसमें, संपूर्ण भारत के, ऐसे लिखेंगे, भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल के, संपूर्ण क्षेत्रफल के 1/3 हिस्से पर, 1/3 हिस्सा, और 1/3 हिस्से को हम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं 33% पर वनावरण प्राप्त करना पहला उद्देश्य था। यानी भारत का जितना भी क्षेत्रफल है उसके 1/3 यानी 33% पर क्या होना चाहिए? वन होने चाहिए। पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य क्या था? यही जो भारत में जो वन है, यानी भारत में जो वन लगाए जा रहे हैं, भारत में जो वन लगाए जा रहे हैं या वनावरण का जो हम लोग क्राइटेरिया तय कर रहे हैं, इस वनावरण के भी कुछ तरह उनने थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर दिया कि इसमें क्या है, इन वनावरण वाले क्षेत्रों में एक तो होगा पर्वत या पहाड़ी क्षेत्र, पर्वत या पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है। दूसरे हो सकते थे आप लोगों के पठारी क्षेत्र, दूसरे कौन से होते थे? पठारी क्षेत्र। और तीसरा हुआ कर सकता था मैदानी। तो पर्वत, पठारी और मैदानी 3 तरह के क्षेत्र हुआ कर सकते थे। तो उन्होंने कहा भारत के टोटल हिस्से पर तो 33%, जबकि आपसे पूछा जाए कि भारत के पर्वत या पहाड़ी क्षेत्रों पर कितना % चाहिए, तो भारत के जितना मान के चलो कोई पर्वत है या कोई पहाड़ है, उसका जितना क्षेत्रफल है उसके 60% एरिया पर, ना कि पूरे भारत के, किसके? पर्वतों के 60% एरिया पर वन चाहिए, पठारों के 40% एरिया पर वन आ जाएँ, और मैदानी भागों में कितने आ जाएँ? 20 और 25% के बीच में। क्योंकि कुछ किताबों में कुछ जगह आप लोगों को 20 देखने को मिलेगा, कुछ जगह 25 को, तो आप 20 और 25 लगभग मान सकते हैं। तो 20-25% मैदानी भाग में। आपसे पूछा जाएगा कि इस तरीके से क्यों अलग अलग, क्यों सब में एक समान क्यों नहीं? तो पर्वतीय क्षेत्रों पर लोगों का निवास स्थल कम होता है, जानवरों का ज़्यादा होता है, और यहाँ पर इसलिए वनावरण ज़्यादा हो सकता है। पठारी क्षेत्रों पर लोग रहते भी हैं, कुछ पठारों पर रहते हैं, कुछ पर नहीं रहते हैं, इसलिए वहाँ पर 40%। मैदानी क्षेत्रों में लोग पूरी तरीके से बसे हुए होते हैं, इसलिए यहाँ पर वनों का परसेंटेज थोड़ा सा कम रखा जाएगा, ताकि आप लोगों को बसने के लिए जगह भी बची रहे। जिसके क्या हो गए? प्रमुख उद्देश्य हो गए। साथ ही साथ ये इसका दूसरा उद्देश्य। इसके बाद आप लोगों को तीसरा उद्देश्य हम यहाँ लिखे दे रहे हैं, आप लोग ऊपर थोड़ा सा ध्यान से लिख लेना। तीसरा जो उद्देश्य हुआ करता था, झूमिंग कृषि, झूमिंग कृषि यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कम करना, झूमिंग कृषि पर नियंत्रण, झूमिंग कृषि पर नियंत्रण, इसका तीसरा उद्देश्य हुआ करता था। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट हैं वो झूमिंग कृषि करना, झूमिंग कृषि कहाँ होती है? तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में होती थी, और साथ ही आप लोगों की कहाँ हो रही थी? केरल में, केरला। और केरला के बाद आप लोगों की झूमिंग कृषि के लिए और कौन सा फेमस था? थोड़ी सी उड़ीसा में भी देखने को मिल रही थी। तो झूमिंग कृषि से क्या होता है? मिट्टी की उर्वरकता कम होती है, और उर्वरकता कम होने से क्या होता है? आप लोगों की फसल तो ठीक है, वन भी अच्छे तरीके से नहीं उग पाते हैं, इसलिए झूमिंग कृषि पर नियंत्रण इसका दूसरा या तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य था। और चौथा महत्वपूर्ण उद्देश्य था अनुसंधान। अनुसंधान का मतलब होता है नए कारनामे, नए कारनामे, पेड़ों की नई प्रजाति खोजना, नई प्रजाति के पेड़ डेवलप करना, या किसी विदेशी प्रजाति को अपने भारत में डेवलप करना, तमाम सारी चीज़ें हो सकती हैं अनुसंधान में। हर एक वो कार्य जो कुछ नया हो वो अनुसंधान कहलाता है। तो 1952 की वन नीति में हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि इसको 4 भागों में बांट दिया गया था। 4 भागों को साथ साथ इसके 4 उद्देश्य प्रमुख याद कर लेने हैं, वो आई कब? 1952 में। जी आप लोगों को याद कर लेना है 1952 की स्वतंत्रता के बाद की। 1952
1952 की। अब 1952 की जो वन नीति है स्वतंत्रता के बाद बनाई गई थी, है ना, स्वतंत्रता के बाद बनाई गई, और साथ में यह जो हम लोगों के उद्देश्य थे यानी 33% पर उसको पाने की जो हम लोग कदम बढ़ा रहे थे उनसे बहुत दूर बहुत सारी समस्याएं दिखाई दे रही थी, बहुत सारी समस्याएं, यानी हम सीधा सीधा कहें इस वन नीति में तमाम समय पर अलग अलग समय पर क्या हुए, सुधार की भी गुंजाइश बनी रही, सुधार की गुंजाइश बनी रही। सुधार मतलब कुछ चीज़ें इसमें से जोड़ दी गई, हटाने का तो कुछ काम किया नहीं गया बल्कि जोड़ी गई। तो जोड़ने में एक आप लोगों का वर्ष आता है, इसी के आगे आप लोग कंटिन्यू करेंगे, एक वर्ष आता है 1976 का, 1976 का, क्योंकि राष्ट्रीय वन नीति आप लोगों की 1952 जो थी, भारत की पहली वन नीति स्वतंत्र भारत की, तो उसमें क्या था कि सरकार के द्वारा तो चीज़ें की जा रही थी, लेकिन इसमें सब समस्या क्या आ रही थी कि सिर्फ सरकार अकेले के करने से कुछ नहीं होने वाला था। इसमें ज़रूरत थी किसकी, जब तक जनमानस भाग नहीं लेता तब तक इसमें कोई भी सफलता मिलने के चांसेस नहीं दिखाई दे रहे थे। तो 1976 में आता है और क्या किया गया, जो आप लोगों की राष्ट्रीय वन नीति 1952 थी उसके साथ ही सामाजिक वानिकी, सामाजिक वानिकी को अस्तित्व में आई, सामाजिक वानिकी अस्तित्व में आई, अस्तित्व में आई। आप लोगों को से पूछा जाएगा सामाजिक वानिकी की शुरुआत कब से की जाती है, तो 1976 से की जाती है। और किस लिए की जाती है, तो वनों के, भाई जो हम लोग वनों के उद्देश्य लेकर चल रहे थे, जो 4 उद्देश्य हमने आपको बताया, उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति, मेनली उसमें आप लोगों को 33% वाला याद रख लेना है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा सामाजिक वानिकी अस्तित्व में आई है कहाँ, भाई जो सामाजिक वानिकी है किस मंत्रालय से संबंधित है, तो उसका मंत्रालय कौन सा रहेगा, उस समय पर कृषि मंत्रालय हुआ करते थे, कृषि मंत्रालय के द्वारा चलाई गई है, अस्तित्व में लाई गई है, एक प्रोग्राम था सामाजिक वानिकी। सामाजिक का मतलब होता है सभी लोग, वानिकी का मतलब वन को लगाएंगे, यानी सभी लोग क्या करेंगे, वन को लगाएंगे, ठीक। तो इसको सामाजिक वानिकी कहा गया। अब सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या हुआ करता था, यानी क्यों भाई वन को लगाएंगे, तो हमने आपको बताया था कि वनों के भाई इसका जो उद्देश्य हुआ करता था, उद्देश्य क्या था, वनों के क्षेत्रफल में विस्तार करना, यानी वनों में वृद्धि, इसका प्रमुख उद्देश्य हुआ करता था, वनों में वृद्धि। साथ में भाई वनों में वृद्धि करनी है, कृषि मंत्रालय करवाना भी चाहता है, सामाजिक वानिकी के नाम से करना चाहता है, तो करेंगे कैसे, तो इसके 3 प्रमुख घटक थे। कितने, 3 घटक, 3 घटक, या हम कहें 3 भाग, कुछ भी कह सकते हैं। 3 घटक कौन कौन से थे, आप लोगों को इन्हीं पर थोड़ा सा ध्यान देना है, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। एक तो है आप लोगों का सबसे पहले फार्म फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री। दूसरा हुआ करता था आप लोगों का कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। आप लोग इंग्लिश में नाम ज़रूर याद रख लेना, क्योंकि हिंदी में वो तमाम सारे नाम लिख सकते हैं। जैसे भोजन को हम लोग हिंदी में भोजन, खाना, रोटी और आहार, तमाम सारे नाम ले सकते हैं, लेकिन उसको इंग्लिश में हम लोग फूड कहते हैं, ख़त्म बात, है ना। तो एक ही नाम से आपका काम चल जाएगा। हिंदी में वो अलग अलग नाम लिख सकते हैं, थोड़ा सा कठिन भी हो सकता है। और तीसरा आप लोगों का हुआ करता था पब्लिक वुडलॉट, या फॉरेस्ट्री भी लिख सकते हैं, पब्लिक वुडलॉट। इसको हिंदी में हम आप लोगों को लिख दें, ये हुआ करता था आप लोगों की फार्म फॉरेस्ट्री, यानी इसको हिंदी में भी कैसे लिखेंगे, फार्म मतलब होता है खेत, है ना, और फॉरेस्ट्री मतलब आप लोगों की खेत से संबंधित फॉरेस्ट्री होगी, एक समुदाय से संबंधित होगी, एक पब्लिक से संबंधित होगी। इनके अंदर आप लोग एक एक बात लिख सकते हैं, जिससे आपका ये नाम क्लियर हो जाएगा। फार्म फॉरेस्ट्री के अंदर क्या करना था, जो कृषक होगा यानी किसान होगा, किसान अपने खेत की यानी अपने खेत पर पेड़ लगाएगा, और उस पेड़ पर स्वामित्व किसका होगा, पेड़ लगाए, या किसान द्वारा अपने खेत पर पेड़ लगाया जाना तथा उसी को स्वामित्व प्राप्त होना, इस तरीके से लिखेंगे। किसान द्वारा अपने खेत पर, खेत यानी उसकी खुद की ज़मीन पर, खेत पर पेड़ लगाए और स्वयं उसका स्वामित्व बने, यानी और उस पर क्या हो, किसका अधिकार हो, और उसी किसान का अधिकार हो, और उस पर, और आप लोग नीचे लिख सकते हैं, और उस पर किसान का ही अधिकार हो, किसान का ही स्वामित्व हो, ये कहलाती फार्म फॉरेस्ट्री। यानी
जो पेड़ लगाएगा उसी का स्वामित्व होगा। इससे क्या होगा, आप लोग अपने अपने जैसे खेत पर पेड़ लगाएंगे, मेड़ों पर पेड़ लगा देंगे, तो इससे वृक्षों की संख्या बढ़ेगी, यानी वृक्षावरण बढ़ेगा। वनावरण तो अपने आप बढ़ जाएगा। जब वृक्ष लग जाएंगे तो वनावरण बढ़ने में समस्या नहीं है, क्योंकि अगर हम वृक्ष धीरे धीरे लगते रहेंगे तो वही बाद में वन बन जाएंगे। तो किसान द्वारा अपने खेत पर पेड़ लगाए जाएँ, और उस पर किसका स्वामित्व, किसान का ही, सरकार उसका कुछ नहीं लेगी देगी। इसके बाद आप लोगों का दूसरा जो बिंदु लिखना है, कम्युनिटी फॉरेस्ट। इसमें कम्युनिटी फॉरेस्ट क्या है, तो कम्युनिटी फॉरेस्ट के बारे में आप लोगों को लिखना है गांव के लोग, इसको हम यहाँ लिखे दे रहे हैं। कम्युनिटी फॉरेस्ट क्या है, गांव के लोग, या यहाँ पर देखो, यहाँ पर व्यक्तिगत था, यहाँ पर कौन आ गया, पूरा गांव आ गया। गांव के लोग ग्राम समाज की ज़मीन पर, गांव के लोग ग्राम समाज की ज़मीन पर ग्राम सभा के लिए पेड़ लगाएं, ग्राम सभा के लिए पेड़ लगाएं, और उस पर ग्राम सभा का स्वामित्व रहेगा, ग्राम सभा का स्वामित्व, यानी आप अपने ग्राम स्तर पर, पंचायत स्तर पर का स्वामित्व रहे। ठीक है, तो उसको कौन सा, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, यानी आप अपनी ग्राम पंचायत स्तर पर क्या करें, जो आप लोगों की खाली पंचायती भूमि पड़ी होती है तो वहाँ पर वन लगाएं, गांव के सभी लोग लगाएं, तो उस पर अधिकार भी किसका रहेगा, पंचायत का रहेगा। वो किस में गिना जाएगा, पंचायत में गिना जाएगा। आपकी पंचायत में ज़्यादा वन रहेंगे, ज़्यादा अच्छे से आप लोग सर्वाइव कर पाएंगे, आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा, उसका ग्राम समाज को फ़ायदा भी मिलेगा। वहाँ से जो वही खेती, वहाँ से जो प्रोडक्ट प्राप्त होंगे उनको बेचकर ग्राम सभा में ही प्रयोग कर लिया जाएगा। सीधी बात, यहाँ पर व्यक्तिगत था, यहाँ पर पूरा गाँव आ गया। अब यहाँ तीसरा जो आप लोगों को थर्ड वाला है, जिसका नाम है पब्लिक वुडलॉट। पब्लिक वुडलॉट का सीधा मतलब होता है, इसमें कौन लगा रहा था, किसान। इसमें कौन लगा रहे थे, गांव के सभी लोग। अब जो पब्लिक वुडलॉट है, पब्लिक वुडलॉट में क्या होता है, विभाग द्वारा, यानी विभाग मतलब आप लोगों का जो वन विभाग है, विभाग द्वारा सार्वजनिक स्थल, या हम आपसे कहें विभाग द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों, जैसे सड़कों के किनारे, जैसे सड़कों के किनारे, नहरों के किनारे, सड़कों के किनारे, नहरों के किनारे, रेल लाइनों के किनारे, सड़कों के किनारे, रेल लाइनों के किनारे क्या किया जाए, वृक्ष लगाए जाएं। इस पर विभाग का ही क्या होगा, अधिकार होगा, वृक्ष लगाएं। ठीक है, तो फार्म फॉरेस्ट्री, फार्म का मतलब खेत होता है, तो किसान अपनी खेत की मेड़ पर क्या लगाए, खेत लगाए, वो पेड़ लगाए, तो उससे क्या होगा, वनावरण में वृद्धि होगी, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है, वनों में वृद्धि, तो वनावरण में या वृक्षावरण में वृद्धि हो जाएगी। फॉरेस्ट कम्युनिटी क्या है, वो कम्युनिटी फॉरेस्ट्री क्या है, तो गांव के लोग ग्राम सभा की भूमि पर लगाएंगे, ग्राम सभा का ही स्वामित्व होगा। इसमें दो चीज़ें आप लोग याद रखेंगे, किसके द्वारा लगाया जा रहा और स्वामित्व किसको मिल रहा, वही को। तो गाँव के लोगों के द्वारा स्वामित्व किसको, ग्राम सभा को। विभाग द्वारा स्वामित्व भी किसको मिलेगा, विभाग द्वारा। तो जी आप लोगों की 1976 की क्या थी, आप लोगों की सामाजिक वानिकी अस्तित्व में आई। जिस सामाजिक वानिकी को ही बाद में भाई 1976 में कब किसमें इसमें ऐड कर दिया था, इसको राष्ट्रीय वन नीति 1952 के साथ ही इसको फिर क्या करने लगे, लोग चलाने लगे। तो सामाजिक वानिकी क्या होती है, तो फार्म फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी, पब्लिक फॉरेस्ट्री के अंतर्गत इसमें वन लगाए जाते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और होती है कि फार्म फॉरेस्ट्री, इसमें सामाजिक वानिकी के अंतर्गत यह भी डिसाइड कर दिया गया कि सरकार की अनुमति के बिना किसी भी खाली पड़ी भूमि या वन भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, सरकार से पूछे बिना। यानी आपके गांव में यदि कोई ऐसी पंचायत की भूमि पड़ी है तो आप उस पर तब तक कोई कृषि कार्य नहीं कर सकते जब तक आप सरकार से अनुमति ना ले लें। यानी वो पंचायत की भूमि सिर्फ खाली पड़ी रहेगी, लेकिन आपको खेती करने का अधिकार उस पर प्राप्त नहीं होगा। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं, हम लोग कहानी आगे बढ़ाते हैं। और आप लोगों की कहानी जब आगे बढ़ानी है तो उसमें एक और महत्वपूर्ण वन नीति आती है, जो आप लोगों की 1952 में राष्ट्रीय वन नीति चली, 1976 में सामाजिक वानिकी योजना भी उसमें सम्मिलित कर दी गई। अब तीसरी चीज़ आती है 1988, उसमें एक परिवर्तन हुआ, और जो हुआ कब, 1988 में, जिसको भारतीय राष्ट्रीय या नई वन नीति कहा गया। उस समय की नई वन नीति 1988 में तैयार की गई, जो भाई महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों की, क्योंकि वर्तमान में अभी तक यही लागू रही है। ठीक है, तो नई नीति तैयार की गई। अब इस नीति में क्या था, आपने आपको बताया कि नीति में क्या होता है, एक समयावधि होती है। समयावधि मतलब कुछ निश्चित डिसाइड कर दिया जाएगा कि हम लोगों को इतना चाहिए, और कुछ उद्देश्य होते हैं और कुछ समय होता है। तो समय इसका 1988 हो गया।
नई वन नीति तैयार की गई। नई वन नीति तैयार, देखो हम आपको बता दें इसमें क्या था, क्यों नई वन नीति बनी, क्योंकि पुरानी जो वन नीति थी वो अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पा रही थी, और पुरानी वन नीति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ही कुछ सुधार करके नई वन नीति लाई गई। तो इसमें भाई उद्देश्यों में सुधार किया गया, उद्देश्यों में सुधार किया गया या नीति में सुधार किया, जिससे उद्देश्य परिवर्तित हो गए, कुछ भी कह लें आप लोग। तो इसमें क्या हुए, उद्देश्य इसके महत्वपूर्ण हैं। पहले उद्देश्य हुआ करता था 33% एरिया पर क्या था, वनावरण चाहिए था, यही उद्देश्य सबसे पहले इसमें लिखा गया। यानी कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर, भारत के कुल क्षेत्रफल के 1/3 हिस्सा, 1/3 भाग, या हम इसी को कितना कह सकते हैं 33% भाग पर वन, पहला उद्देश्य। ठीक है। दूसरा उद्देश्य क्या रखा गया, पारिस्थितिकी स्थिरता, क्योंकि इस समय तक हम लोग क्या कर चुके थे, प्रदूषण के मायाजाल में फंस चुके थे। पारिस्थितिकी स्थिरता यानी आप लोगों की इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, पारिस्थितिकी स्थिरता, यानी हम लोगों को जो नई वन नीति का एक उद्देश्य है, बड़ा मतलब जो नया आया है पारिस्थितिकी स्थिरता, मतलब हम लोगों को वनों को बढ़ाना तो है, उनका यूज़ तो करना है, लेकिन ऐसे जैसे उसमें जो आप लोगों की इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी हो वो बनी रहे, यानी आप लोगों का एक दूसरे के ऊपर जो जिस तरीके से कॉन्टैक्ट हमेशा से रहा है वैसा बना रहे, यानी दूसरा समुदाय कोई समाप्त ना हो जाए या किसी एक समुदाय की अति ना हो जाए, वो तमाम चीज़ें तो यानी पारिस्थितिकी स्थिरता बनी रहे। मृदा अपरदन का नियंत्रण, मृदा अपरदन का नियंत्रण किस तरीके से होगा, जितने ज़्यादा पेड़ होंगे, पेड़ों की जड़ें क्या होती हैं, मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं, जिससे मिट्टी पानी में के साथ कटकर बहता नहीं है, इसे मृदा नियंत्रण कर सकते हैं वृक्ष लगाकर। यानी जहाँ पर भी आपके घर मकान के आसपास की मिट्टी कट रही हो, कट के पानी के साथ बहती हो, वहाँ पर आप क्या लगा दें, पेड़ लगा दें, तो मृदा अपरदन रुक जाएगा। तो इसमें कहा गया नदी बेसन में वृक्षारोपण, नदी बेसन में वृक्षारोपण। अच्छा, अब इससे आप देख सकते हैं किस तरीके से डबल फ़ायदा होगा। डबल फ़ायदा कैसे होगा भाई, इसको छोड़ दें, पारिस्थितिकी स्थिरता, आप वन लगाएंगे तो वनावरण में तो वृद्धि होगी, साथ में पारिस्थितिकी में भी स्थिरता बढ़ेगी, क्योंकि पारिस्थितिकी स्थिरता इतनी मतलब जैसे जैसे इसमें जितनी असमानता आती जाएंगी उतनी स्टेबिलिटी होती जाती है पारिस्थितिकी में। मृदा अपरदन का नियंत्रण, भाई इससे आप लोग क्या करेंगे, एक तो पेड़ लगाने से, वृक्षारोपण करने से, नदी के में वृक्षारोपण करेंगे तो मृदा अपरदन तो रुकेगा, साथ ही क्या हो जाएगा, वनावरण क्षेत्र में भी वृद्धि हो जाएगी। अगला आप लोगों के लिए बिंदु लिखना है वनस्पति एवं झाड़ियों का संरक्षण, है ना। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें बड़े पेड़ों पर ही ध्यान देना है, वनस्पति एवं झाड़ियों का संरक्षण, वनस्पति एवं झाड़ियों का संरक्षण। हम लोगों को पेड़ों के साथ साथ जो वनस्पति भी हैं और इनको भी, क्योंकि वनस्पति और झाड़ियों को काय में गिना जाता है, बायोडाइवर्सिटी में काउंट किया जाता है, इसलिए बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इसलिए इसका संरक्षण भी जरूरी है। और जो सामाजिक वानिकी अभी हम आपको बता चुके, फार्म फॉरेस्ट्री, आपको कम्युनिटी फॉरेस्ट्री और पब्लिक वुडलॉट को बता चुके हैं, इसको बढ़ावा, यानी सामाजिक वानिकी को बढ़ावा, सामाजिक वानिकी को बढ़ावा, ये इसका अगला उद्देश्य रहेगा। सामाजिक वानिकी को बढ़ावा इसका प्रमुख उद्देश्य रहेगा। साथ में अगला बिंदु लिखना आपको, वनीय उत्पादों में वृद्धि, जो वन से आने वाले प्रोडक्ट हैं उनमें वृद्धि करनी, वनीय उत्पादों में वृद्धि, यानी जो आप लोगों के वन के प्रोडक्ट हैं उसमें वृद्धि करनी है, जो आप लोगों के फल मिल रहे हैं, लकड़ी मिल रही है, जो कुछ भी हो उसमें वृद्धि करनी है, लेकिन किस तरीके से, पारिस्थितिकी स्थिरता इससे प्रभावित ना हो जाए। अब अगला जो महत्वपूर्ण होता है मरुस्थलीकरण, मरुस्थल विस्तार, या हम कहें इसको बालू का स्तूप। बालू का स्तूप का मतलब होता है बालू के टीले, जो आप लोग रेगिस्तान में देखते हैं बालू, उसके टीले को बालू का स्तूप कहा जाता है। कि स्थानांतरण पर नियंत्रण, क्योंकि क्या होता है कि आप लोगों को राजस्थान वाले क्षेत्र में नियंत्रण, क्योंकि राजस्थान वाले क्षेत्र में आप लोगों के थार मरुस्थल पाए जाने के कारण, और वहाँ पर वायवीय अपरदन होता है मृदा का, है ना, जलीय अपरदन नहीं होता, क्योंकि जल तो वहाँ है ही नहीं, वायवीय अपरदन होता है, यानी हवा के साथ मिट्टी उड़कर आती है, और हवा के साथ जब मिट्टी राजस्थान से उड़कर आती है तो आप लोगों को, भाई राजस्थान इधर कॉर्नर पर बना हुआ है ना, तो आप लोगों की यहाँ पर ईस्ट में वो किसको, हरियाणा में, ऊपर यहाँ होगा आपका ईस्ट में वो किसको प्रभावित करती है, हरियाणा को, ठीक है। और ईस्ट के साथ साथ वो आप लोगों की यहाँ पर उत्तर में किसको, पंजाब को परेशान करते हैं, वही बालू का स्तूप, यानी उड़ी हुई वायु या उड़ी हुई जो रेत आती है वो उत्तर दिशा में पंजाब को, ईस्ट डायरेक्शन में किसको, हरियाणा को, और दक्षिण में किसको प्रभावित करती है, दक्षिण में करती है आप लोगों के गुजरात को प्रभावित करती है,
ठीक है। तो इस चीज़ को भाई अब हम जब पेड़ लगा देंगे तो जो आप लोगों की रेत उड़कर आने वाली है वो पेड़ों से रुक जाएगी, और जो आप लोगों को मरुस्थल का विस्तार हो रहा था उसको कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग। तो ठीक, इतना आप लोगों को नोट कर लेने हैं इसके उद्देश्यों में। तो इसके उद्देश्य क्या क्या हुए करते थे वो सारी चीज़ें हमने आपको बताई। अब साथ ही साथ आप लोगों को लिखना है इसमें एक संशोधन दोबारा कब किया गया, इसी में संशोधन किया गया। संशोधन कब किया गया, इसमें एक बार संशोधन किया गया 1994 में संशोधन किया गया। 1994 में संशोधन किया गया, 1988 से 1994 में संशोधन कर दिया गया। 2017-18 तक आप लोगों की यही वन नीति चली आई। अब क्या हुआ है, एक नई बात आप लोगों के सामने आ गई है जो महत्वपूर्ण है, पेपर में क्वेश्चन जहाँ से बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। एक न्यू आप लोगों की एक नई, हम कहें नई वन नीति ड्राफ्ट की गई है। नई वन नीति का ड्राफ्ट तैयार किया गया है, यानी मसौदा तैयार किया है। नई वन नीति मसौदा 2018 में तैयार किया गया है। 2018 में नई वन नीति का मसौदा कब तैयार किया गया है, 2018 में तैयार किया गया है। भाई अब तक हम लोग के जो उद्देश्य हुआ करते थे वो एक तो वनों को बचाना, वनों का यूज़ करना और तो इन तमाम सारी चीज़ों को और साथ कर लिया, क्योंकि हम लोग 1952 की हमारे देश की कंडीशन अलग थी, ठीक है। 1988 में हम लोगों की कंडीशन अलग थी, 2018 में हम लोगों की कंडीशन अलग है। उस समय पे हम लोगों की सिर्फ समस्या लकड़ी थी, इस समय पे पर्यावरण है, इस समय पे पूरी जलवायु है, यानी इस समय पूरे पृथ्वी ही खतरे में है। तो इसके दो प्रमुख उद्देश्य आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी इसमें दो प्रमुख चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक तो क्लाइमेट चेंज, इसमें ध्यान रखा जाएगा, क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन की जाएगी। और दूसरा होता है आप लोगों के नेशनल कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमीशन, यानी हम आपको इसको शॉर्ट में आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो, फुल फॉर्म हम आगे लिखा भी देंगे कि NCMS इस तरीके से लिख लें, नेशनल नेशनल कम्युनिटी फॉरेस्ट, नेशनल कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमीशन, मैनेजमेंट कमीशन। तो आप लोगों को इसमें दो प्रमुख बातें देखने को मिलेंगी, क्लाइमेट चेंज के बारे में थोड़ा सा चीज़ें आएंगी और नेशनल कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। जो मसौदा कब तैयार गया, 2018 में। अब तक के लिए सबसे महत्वपूर्ण थी 1988 की, लेकिन जब से 2018 का मसौदा तैयार कर दिया गया, सबसे महत्वपूर्ण आप लोगों की यही हो गई है। और हम देखें कि बहुत सारे जो आप लोगों के पढ़ाने वाले हैं या जहाँ पर भी आप लोगों की किताबों में तो हो सकता है दिया भी गया है, लेकिन जो आप लोगों के पढ़ाने वाले हैं जहाँ से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर 2018 की राष्ट्रीय वन नीति का जो मसौदा तैयार किया गया उस पर एक नाम मात्र की भी चर्चा नहीं की जा रही हो। आप लोगों के पेपर में यहाँ से क्वेश्चंस बनने के बड़े ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप लोगों को अगली हेडिंग हम लोग वही डालेंगे, 2018 की वन नीति के बारे में जो मसौदा तैयार किया गया है उसके बारे में डालेंगे। अच्छा, हम लोगों ने 1952 में क्या रखा था, एक लक्ष्य रखा था 33% वन प्राप्त करना, नहीं कर पाए 1952 से। 1988 में फिर उसको रखा गया, नहीं कर पाए। अब आइए नई वन नीति मसौदा यानी ड्राफ्ट ही है, ठीक है। मसौदा 2018 यानी ड्राफ्ट, इस पर बात होगी। ड्राफ्ट मतलब खाका तैयार, जैसे संविधान में ड्राफ्ट तैयार किया गया था उसके बाद संविधान लिखा गया, ठीक वैसे ही यह वन नीति का क्या किया जाएगा, ड्राफ्ट तैयार किया गया है, इस पर फिर वन नीति को अमल में लाया जाएगा। तो इसके बारे में आपको सबसे पहले लिख लेना है, इसकी शुरुआत कब से हुई या इसको डिज़ाइन कब किया गया। तो हम आपको बता दें, इसकी शुरुआत मार्च 2018 में, यानी यह कब तैयार किया गया, तो मार्च 2018 में इसको तैयार किया गया है। किसके द्वारा तैयार किया गया है, तो लिखेंगे, आप लोग लिख सकते हैं वन पर्यावरण, ऐसे लिखेंगे, थोड़ा सा चेंज कर देंगे, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। इसको किसके द्वारा तैयार किया गया, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा तैयार किया गया। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा इसके मंत्री कौन है। इसके मंत्री आप लोगों को याद रखना है, भूपेंद्र यादव जी इसके मुख्यमंत्री नहीं, सॉरी, इसके इस मंत्रालय के क्या हैं, मंत्री हैं, ठीक है। और यह वन नीति जो होगी, यह वन नीति किसका स्थान लेगी, यह वन नीति जो 2018 की है वो किसका, पुरानी वाली का, यानी 1988 वाली का स्थान लेगी। यह वन नीति 1988 की वन नीति का स्थान लेगी, वन नीति का स्थान लेगी, वन नीति का क्या लेगी, स्थान लेगी। इसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं,
है ना। यहाँ से क्वेश्चन बने ना बने, लेकिन उद्देश्य से जरूर आप लोगों से कई बार हो सकता है आप लोगों से ऐसे कथन दे दिए जाएँ कि निम्न पर विचार कीजिए, फिर पूछा जाएगा कि मसौदे में कौन सा कथन शामिल है, कौन सा नहीं है, कौन से कथन की व्याख्या ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो तमाम सारी चीज़ें। तो इसमें हमने आपको बताया था देश के 1/3 भाग पर 1/3 भाग यानी 33% पर वन। सबसे पहला उद्देश्य यही, क्योंकि हम लोग अब तक इसको पूरा नहीं कर पाए थे। हम लोग सिर्फ और सिर्फ अब तक कहाँ 24% के आसपास पहुंच पाए हैं। कितने में से? 33 में से, ठीक है, 33 में से तो हम लोग 24% के आसपास अभी पहुंचे हैं। तो अभी तो बहुत लंबी लड़ाई है। तो देश के 1/3% पर क्या होना है? वन की चाहिए हम लोगों को। और साथ में जो पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों पर, पहले हमने आपको वनों का प्रतिशत बताया था, पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों के पहले हमने आपको बताया था 60%, अब 60 नहीं है, अब थोड़ा सा बढ़ गया है। 60 कम से भाई यहाँ पर पूरे देश के 1/3 भाग पर और पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों के 2/3 भाग पर वन आवरण चाहिए। इसका उद्देश्य लिखा जा रहा है, देश के 1/3 भाग पर वन आवरण प्राप्त करना, पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों के 2/3। अब 2/3 किस तरीके से? जैसे अब हम लोग पहले कह रहे थे कि 60%, है ना, 60% कहा जा रहा था। अब 2/3 निकालेंगे हम, 100 का अगर 2/3 निकालें तो भाई ये कटेगा आप लोगों का 33 के लगभग पहुंचेगा। 33 दूनी 66, यानी 66% के लगभग आपका पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों पर। जब इसको बढ़ाएंगे तभी तो ये बढ़ पाएगा आपका, है ना, रखा गया। साथ में जंगल के बाहर का जो वृक्षावरण है, मतलब जो जंगल में है वो तो ठीक है, इसके अंदर आ जाएगा। जंगल के बाहर का वन आवरण, जंगल के बाहर का वन आवरण, जंगल के बाहर का वन आवरण का मतलब है कि जैसे आप लोगों के गाँव के आसपास या गांव के चारों ओर, नहरों के, सड़कों के, है ना, मोहल्लों में, खेलों के मैदान में, यहाँ पर जंगल के बाहर का वन आवरण क्या करना है? 2 गुना करना है। यानी आपके आपके गांव में जंगल है और जंगल के बाहर सिर्फ 5 पेड़ लगे हैं, तो जंगल को छोड़कर आप लोगों को गांव के में 10 पेड़ कम से कम लगाने हैं, नहीं 5 के 2 गुना करना पड़ेगा। इसके बाद आप लोगों को इस वन नीति के लिए भाई जो नई वन नीति आई है किस तरीके से काम करेगी, एक जागरूकता अभियान भी चलाया गया, है ना, एक जागरूकता अभियान भी चलाया गया। और जागरूकता अभियान मतलब बताना वन के बारे में कि हम लोग कितनी घटिया कंडीशन में है वनों के क्षेत्र में। तो जागरूकता अभियान कितना चलाना है हम लोगों को, तो इस जागरूकता अभियान का नाम है वुड इज़ गुड। वुड मतलब लकड़ी और गुड मतलब अच्छा। बहुत लकड़ी ही सबसे अच्छी है, यानी ऐसे कहें हम, लकड़ी ही बहुत विकल्प है, मतलब बहुत सारे विकल्प है या बेहद है, लकड़ी ही बहुत है, इतना ऐसा कुछ समझ लें आप। तो ये अभियान है। और साथ ही साथ इसका अगला जो उद्देश्य है वो इको टूरिज्म को बढ़ाना। इको टूरिज्म का आप मान सकते हैं बात किस तरीके से कि टूरिज्म ऐसा हो, इको फ्रेंडली हो, यानी हमारे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। हम लोग वहाँ पर पर्यटन तब तक कराएंगे जब तक हमारे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, है ना। और अगर नुकसान पहुंचना स्टार्ट हुआ तो हम आपके जो टूरिज्म हो उसको क्या कर देंगे? बंद कर देंगे, यानी बंद कर देंगे, उसको स्थगित कर देंगे, यानी इको टूरिज्म को बढ़ाना इसका दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य रखा गया। तो 2018 की वन नीति में आप लोगों को मसौदा में इतना याद रखना है कि इसमें जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया 1988 की वन नीति की जगह लेगी 33% पर। ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें चेंज आ गया है। पहले हम लोग सिर्फ 60% या 40% आप लोग कह सकते थे। अब पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में कितना? 2/3 पर। दूसरा, जंगल के बाहर का क्षेत्र कितना करना है? 2 गुना करना है। जागरूकता अभियान किस नाम से चलाया गया है? वुड इज़ गुड के नाम से चलाया गया है। और साथ ही इको टूरिज्म को क्या देना है? बढ़ावा देना है। जी, आप लोगों की नई वन नीति 2018 की बात हो गई। इसके बाद अब हम लोगों को कुछ इस वन नीति के संबंध में महत्वपूर्ण जो फैक्ट होते हैं, फैक्ट लिखने हैं। और वो फैक्ट लिखते ही साथ आप लोगों की वन नीति पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। और फिर इसके बाद आपकी वन नीति में से एक सिंगल क्वेश्चन भी आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा। इस चीज़ की गारंटी हम आपको देते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को यही वन नीति का जो 50-60 मिनट या 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा उसको कंप्लीट करके रखना है। इसके बाद आप लोगों को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं लेनी है। इस चीज़ की गारंटी हम लोग लेते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और समझ में आ रहा हो तो इसको एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को, ताकि आने वाले हम 10-15 दिन में आप लोगों का वन दरोगा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो आपसे पहले कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे, महत्वपूर्ण तथ्य जो कभी कभी सीधे सीधे पेपर में लिख के आ जाते हैं, तो आप लोगों को उनके बारे में पता होने चाहिए। कुछ योजनाएं होंगी, कुछ तारीखें होंगी, कुछ डेट्स होंगी उनके बारे में। तो सबसे पहले तो आप लोगों को लिखा जाएगा केंद्रीय वन आयोग का गठन कब किया गया? केंद्रीय वन आयोग, केंद्रीय वन आयोग का गठन, केंद्रीय वन आयोग का गठन 1965 में किया गया। कब किया गया? 1965, यानी 1918 की वन नीति बनने के पहले, है ना, वन संरक्षण अधिनियम लागू होने के पहले। ठीक है,
तो केंद्रीय वन आयोग का गठन किया गया। केंद्रीय वन आयोग का गठन के साथ ही इसके वन आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनको क्या कहा जाता है, कई बार पेपर में पूछ सकता है भाई, जब एक पेपर किसी एक सब्जेक्ट का हो रहा डीपली होगा तो कुछ भी पूछ सकता है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं उसको कहा जाता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, ठीक। इसके अध्यक्ष को कहा जाता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट। इसी तारीख को यानी 1965 में ही क्या हुआ, आप लोगों के काष्ठ कला प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। काष्ठ कला प्रशिक्षण केंद्र, काष्ठ कला प्रशिक्षण केंद्र, काष्ठ कला प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की गई कब, 1965 में। काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी, कठवा, कला का मतलब होता है उस पर आप लोगों का जो भी कलाकृति बनानी हो, चित्र बनाने या कुछ, मतलब सीधी बात उस पर जो आप लोग कलाकारी कर सकते हैं वो। और प्रशिक्षण मतलब लकड़ी पर कलाकारी दिखाने के लिए जो प्रशिक्षण दिया जाएगा, ऐसे संस्थान का स्थापना कब की गई, 1965 में। इसके साथ ही आप लोगों को लिखना है राष्ट्रीय या भारतीय लिख सकते हैं, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना, वन सर्वेक्षण संस्थान यानी FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई, 1981 में की गई थी, ठीक है। देहरादून में है, कहाँ पर है, देहरादून में है, ठीक है। इसके बाद हमने आप लोगों को शायद आगे लिखा भी दिया है कि वन अनुसंधान संस्थान, वन अनुसंधान संस्थान, वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई, 1906, देहरादून। इसके बाद आप लोगों को लिखना है इसके जो वन अनुसंधान संस्थान है इसका मुख्यालय कहाँ है, देहरादून में। साथ में इसकी 4 क्या है, क्षेत्रीय कार्यालय, 4 क्या है, क्षेत्रीय कार्यालय हैं। 4 क्षेत्रीय कार्यालय मतलब 4 अन्य जगह इसका कार्य भी होता है। सबसे पहले लिखेंगे आप लोग जबलपुर, जबलपुर के बाद लिखेंगे कोयम्बटूर, तमिलनाडु, जबलपुर मध्य प्रदेश में है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। तीसरा लिखेंगे आप लोग बेंगलोर, कर्नाटक, बेंगलोर। और चौथा आप लोगों का रहेगा आपका बुर्नीहट, चौथा कौन सा रहेगा, बुर्नीहट। जी आप लोगों की 4 इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। साथ में आप लोगों को लिखना है जिस तरीके से भाई केंद्र ने तो वन आयोग बना दिया, केंद्र ने सर्वेक्षण संस्थान खोल दिया, अनुसंधान संस्थान खोल दिया, राज्यों का क्या कर्तव्य है, तो राज्यों में वनों के विकास के लिए राज्य वन विकास निगमों की स्थापना की गई। और कितने राज्यों में कर दी गई, 22 राज्यों में, यानी हर एक राज्य ने अलग अलग समय पर अपने राज्यों के लिए वन विकास निगम की स्थापना की। तो आप लोग से पूछा जाएगा राज्य वन विकास निगम, राज्य वन विकास निगम, यानी केंद्र तो काम कर ही रही है, साथ में राज्य भी काम करे, है ना। तो राज्य वन विकास निगम कितने राज्यों में बनी हुई है, टोटल 22 राज्यों में, हालांकि आगे वाले राज्यों में भी बनाया जाएगा, ठीक। इसके बाद आपको आगे लिखना है वन महोत्सव, वन महोत्सव के बारे में लिखना है, वन महोत्सव। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। जी आप लोगों के, क्योंकि सीधे सीधे फैक्ट है, इसमें कुछ भी समझाने वाली नहीं है। काष्ठ कला लकड़ी पर आप लोगों को कलाकारी दिखाना है। वन सर्वेक्षण यानी वनों से संबंधित जो भी सर्वे होगा वो 1981 के लिए संस्थान बनाया गया। वन अनुसंधान, इसमें तमाम सारे काम होंगे वो। कितने राज्यों में वन विकास निगम की स्थापना की गई, तो 22 राज्यों में स्थापना की गई है। इसके साथ ही आप लोगों को आगे लिखना है वन महोत्सव। वन महोत्सव के बारे में हम आपको बता दें तो हम लोगों के प्रथम कृषि मंत्री हुआ करते थे। स्वतंत्र भारत के बाद जो हम लोगों के प्रथम कृषि मंत्री बने वो कौन हुआ करते थे, के.एम. मुंशी जी हुआ करते थे। संविधान सभा में भी इनका नाम आप लोगों ने बहुत बार सुन रखा होगा, के.एम. मुंशी हुआ करते थे। के.एम. मुंशी को कृषि मंत्रालय सौंपा गया। इनने एक आंदोलन चलाया, क्या चलाया, इनने एक आंदोलन चलाया और उस आंदोलन का नाम हुआ करता था अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन। बिल्कुल नॉर्मल सी लैंग्वेज में इनने आंदोलन चलाया था, अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन, अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन में सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, इस आंदोलन को सफल भी बनाया और इस आंदोलन की सफलता दिखाई भी दी। और सफलता दिखाई दी इसलिए इसी आंदोलन को बाद में किस नाम से जाना जाने लगा, बाद में इसी का नाम क्या रख दिया गया, इसको वन महोत्सव कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, वन महोत्सव कहा जाने लगा, जो हर वर्ष यानी प्रति वर्ष कब मनाया जाने लगा, प्रति वर्ष 1 से
7 जुलाई के बीच में मनाया जाने लगा, 1 से लेकर 7 जुलाई। अब इसको याद कैसे करेंगे, क्योंकि पेपर में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आ जाता है। तो आप लोगों को पता है वन कब लगेंगे, जब बरसात ज़्यादा होगी तभी वन लगाएंगे। और बरसात किस महीने में अच्छी खासी होती है, जून में ऐसा होता है कि मानसून तो आ जाता है, लेकिन बहुत सारे स्टेट में नहीं आया होता है, तो जून तो नहीं कहेंगे। जुलाई में लगभग सभी राज्यों में बारिश हो रही होती है, तो उस समय जुलाई ही स्टार्ट करेंगे, 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के बीच में। ठीक, तो 1 से 7 जुलाई के बीच में आप लोगों का क्या चलेगा, वन महोत्सव चलेगा। आपको अगला बिंदु जो लिखना है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। हमने आपको अभी पीछे लिखवाया वन अनुसंधान संस्थान, यहाँ पर आप लोगों का रहेगा भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, है ना। इसको कहा जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट, ऐसे लिखेंगे, इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट, IIFM, जिसकी स्थापना 1982 में की गई। कहाँ पर है, भोपाल में। तो वन अनुसंधान कहाँ है, देहरादून उत्तराखंड, और वन प्रबंधन कहाँ है, भोपाल MP में है। इसके साथ ही आप लोगों को अगला लिखना है, राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन कब चलाया गया, राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन, राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन कब चलाया गया, तो ये आप लोगों का 20 फरवरी 2014 को चलाया गया था। इसी समय सत्ता का ट्रांसफ़र हुआ था, यानी आपका इसके बाद चुनाव हुआ, चुनाव के बाद 2015 में इसको, यानी राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन को 2015 में मनरेगा में शामिल कर दिया गया। मनरेगा आप लोगों को फुल फॉर्म इसका कमेंट बॉक्स में बताना है, हम यहाँ सिर्फ मनरेगा लिखेंगे, जो एक प्रकार की रोजगार योजना है। ठीक है, तो मनरेगा में शामिल कर दिया गया। तो आप लोगों को इसका फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताना है। राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन कब चलाया गया, 2014 में, और मनरेगा में कब शामिल कर दिया गया, 2015 में। आपसे पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया था, जैसे 2023 आपका कौन सा वर्ष है ना, तो जी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसका दूसरा हम जो हम बता दे रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया, अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष किसको घोषित किया गया, 2011 को घोषित किया गया अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष। इसके बाद आप लोगों को 1-2 पॉइंट और महत्वपूर्ण है जो लिख लेने हैं, उन पॉइंटों के बारे में हम आपको बता देते हैं। वो क्या है, भारत में सर्वाधिक वन, भारत में सर्वाधिक वन किस तरीके के पाए जाते हैं, भारत में सर्वाधिक वन, पेपर में पूछा जा सकता है। भाई दरोगा का पेपर है, वनों के बारे में हम लोग एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी स्किप नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों को लिखना है वन में नहीं, सॉरी, यहाँ भारत में सर्वाधिक वन। तो सर्वाधिक वन आप लोगों के कौन से पाए जाते हैं, तो पहला नंबर, दूसरा, दो बताए दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं आप लोगों के उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन। इसी को लिखेंगे नीचे, देखो बस थोड़ा सा अंतर है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। इसको क्या होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, इसको कहते हैं आप लोगों की ड्राई होता है, और इसको थोड़ा सा आर्द्र में क्या कहते हैं, आर्द्र का इंग्लिश हम थोड़ा सा दिमाग से नहीं निकल रहा हमारे, तो आप लोग वो कर लेना, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क। तो सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है भारत में, शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ड्राई वाले पाए जाते हैं, और आप लोगों के आर्द्र वाले दूसरे नंबर पर पाए जाते हैं। हमने आपको बताया कि हम लोगों का उद्देश्य क्या था कि 33% तक हम लोगों को क्या प्राप्त करना है, वन प्राप्त करने हैं। ठीक है, तो अब तक ऐसा कितना स्टेट कर पाए हैं, तो आप लोगों को लिख देना है, भारत में अब तक केवल 17 राज्य यानी 17 स्टेट या यूटी ऐसे हैं जिसमें कितना 33% वन प्राप्त कर पाए हैं, यानी 33% वन है जिसमें। इन 17 में से हम आपको बता दें, थोड़ा और डिटेल में बता दें कि भाई 5 यूटी ऐसे हैं और 11 स्टेट, 5 यूटी और 11 स्टेट ऐसे हैं। 5 यूटी में जो वन है वो उसके टोटल क्षेत्रफल का 75% से भी क्या है, अधिक है, 75% से भी क्या है, अधिक है। जबकि आप लोगों के 11 स्टेट में यही जो वन है वो 33 से लेकर 75% के बीच में पाए जाते हैं। तो आप कहेंगे भैया ये तो सिर्फ 5 और 11 16 ही हुए, एक जो आप लोगों का वन है उसका फिक्स जो 33% के आसपास बन रहा है, तो वो आप लोगों को उतना महत्वपूर्ण नहीं है। 5 यूटी हैं जो 75% से भी ज़्यादा वन उनके क्षेत्रफल पर है, और 11 स्टेट ऐसे हैं जिनके क्षेत्रफल में 33 से लेकर 75% के बीच में। और सर्वाधिक वन कहाँ पर हैं, कौन से राज्य ने वन सर्वाधिक वृद्धि की है, इसके लिए आप लोगों को अगला वीडियो देखना पड़ेगा, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में 2021 के बारे में। जिस तरीके से 3-4 क्वेश्चन इस टॉपिक से बनेंगे, आने वाली वीडियो से भी 3-4 क्वेश्चन बनेंगे। तब तक के लिए आप लोग
इस वीडियो को अच्छे से तैयार कर लीजिए। जो आप लोगों को लिखाया गया है इन सबको बड़े जितने अच्छे से अच्छे तरीके से आप लोग इसको तैयार कर सकते हैं और आने वाले सभी वीडियो देखते रहें, क्योंकि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा 25 तारीख तक हम आपका सारा सिलेबस जो होगा कंप्लीट करा देंगे। एक एक वीडियो बड़ा कायदे से लाएंगे और उतना पढ़ने के बाद आप लोग पेपर में अच्छा रिजल्ट भी दे पाएंगे। इसलिए आप कंप्लीट करके रखें इतना। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। जय श्री राम। जय हिंद। जय भारत।